जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लेक्स लीगम एकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक ऑफर और प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किस तरह से कम्युनिकेट की जाती है और उनके क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन ऐसे पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 11 और 12 के बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे और इजी वे में उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग यह होता है कि हु कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट, यानी कौन पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है। तो इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 और 12 डील करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से, और सेक्शन 10 के साथ भी हमें इसे पढ़ना होगा, क्योंकि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट यह भी है कि किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वहां पर कुछ चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उनमें से एक यह भी है कि पार्टीज यानी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब कॉम्पिटेंट होगा कौन, यह सेक्शन 11 इंडिकेट करता है, और सेक्शन 11 के अंदर लिखा है कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो एडल्ट है, यानी वो मेजर है, माइनर नहीं है, अगर वो साउंड माइंड है, यानी वो सोच समझ सकता है, और वो क्वालिफाइड बाय लॉ है, यानी उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है एग्रीमेंट करने के लिए। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी पर्सन हु इज माइनर, अडल्ट हम किसको कहेंगे, या हु इज अ माइनर। तो सेक्शन 3 इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां से दो चीजें पता चलती हैं, यानी कौन माइनर है ये डिफाइन करता है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। उसमें लिखा है कि कोई भी पर्सन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 18 इयर्स पूरे करते ही वो एक मेजर बन जाता है, यानी अब वो माइनर नहीं बचा है। सेकंड इसमें है 21 इयर्स। 21 ईयर्स जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होती है, और वो सर्कमस्टांसेस है कि जब किसी पर्सन के गार्जियंस को कोर्ट ने अपॉइंट करा हो। मान लो उसके किसी नेचुरल गार्जियन की डेथ हो गई है, तो कोर्ट ने जो है उसके गार्जियंस अपॉइंट कर दिए हैं, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन एज ऑफ 21 ईयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अदरवाइज जितने भी रिमेनिंग पर्सन हैं वो सब 18 ईयर्स पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम इसमें केस देखते हैं, एक मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1902। इस केस में ए एक माइनर होता है और बी जो है एक लैंड मनी लेंडर होता है। तो ए जो है मॉर्गेज करता है। मॉर्गेज का मतलब किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसके बदले पैसे लेना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो संपत्तियां चल नहीं सकती, यानी वो स्थिर हैं। तो इनसे 8,000 रुपए लेता है, और बी का जो अटॉर्नी होता है उसको नॉलेज होती है कि ये जो है एक माइनर है। तो यहां पर माइनर जो है वो सूट फाइल कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को छुटाने के लिए। तो यहां पर इस केस के अंदर ये हेल्ड किया गया कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट जो होंगे उनका नेचर कैसा होगा, वो वॉइड होंगे। यानी माइनर जो भी एग्रीमेंट करता है वो सब वॉइड प्लस एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर करते हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होते हैं, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। इसीलिए हमको यहां पर यह समझना होगा कि कोई भी पर्सन यानी माइनर जो होता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट में यह होता है नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर। माइनर के अगेंस्ट स्टॉपल नहीं कर सकते। और स्टॉपल का मीनिंग यह है कि जब माइनर कोई स्टेटमेंट बनाता है तो उसे उसके स्टेटमेंट से बाउंड नहीं किया जाएगा, यानी उसने कुछ कहा कि मैं ये कर दूंगा तो उससे कंपलसरीली ऐसा नहीं कराया जाएगा। अदरवाइज सबके अगेंस्ट जो पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है उनके अगेंस्ट स्टॉपल अप्लाई होता है। यानी अगर उनके कहने पर, जैसे मान लीजिए ए एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसने बी से कहा कुछ करने के लिए और बी ने वो कर दिया, तो अब ए जो है अपने इस स्टेटमेंट से मुकरेगा नहीं, यानी अब उसको वो करना ही होगा। लेकिन माइनर के केस में ऐसा नहीं होता है, माइनर को बाउंड नहीं कर सकते, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी किसी भी पर्सन जो कि माइनर है उसको किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बाइंड नहीं कर सकते, जैसा कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस के अंदर भी कहा गया था, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि अगर इसके अंदर किसी लायबिलिटी को परफॉर्म कराएंगे दैट मींस वी आर रिवाइविंग द कॉन्ट्रैक्ट, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा कर रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं।
इसमें एक चीज और समझनी जरूरी है, वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोर करना, किसी भी बेनिफिट को जो किसी पार्टी ने रिसीव किया है उसको रीस्टोर करना, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को उसी पोजीशन में लाना जो वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है या वॉइड या वॉइडेबल है। जैसे हमने वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2G में देखी थी, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2J के अंदर देखी हमने, 2J, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें से किसी एक पार्टी की कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो उस पार्टी की ऑप्शन पर उस एग्रीमेंट को या तो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर उसको जो है वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है किसी प्रोविजन की वजह से, या वो वॉइड है या वॉइडेबल है, तो जिस पार्टी ने बेनिफिट रिसीव किए हैं वो पार्टी जो है उन बेनिफिट्स को रिस्टोर करने के लिए बाइंड है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या माइनर के अगेंस्ट ऐसा कर सकते हैं? तो माइनर के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन ये है कि जब तक कोई भी प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है, यानी जब तक उसको ट्रेस कर सकते हैं, यानी वो माइनर के पास है। अगर माइनर ने कंज्यूम कर ली है, उसका यूज कर लिया है, तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई गुड्स, दो चीज इसमें हम देखते हैं, कोई प्रॉपर्टी या कोई गुड्स अगर माइनर के पास है तो उनको रिकवर किया जा सकता है, इसके अलावा किसी चीज को जो है रिकवर नहीं कर सकते। इसी के साथ जो है आपको एक चीज और समझनी होगी, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब यह है, मान लीजिए कोई पर्सन 18 साल से कम का था और फिर उसकी 18 साल पूरी हो गई, यानी वो अब जो है मेजर हो गया, एडल्ट हो गया, तो अब क्या उसके द्वारा बनाया गया एग्रीमेंट रिवाइव हो जाएगा? वो रेक्टिफाई हो सकता है? तो हो सकता है सिर्फ दो कंडीशन में, जब या तो न्यू टर्म्स कंडीशन साइन कर दिए गए हों या फिर कोई न्यू फ्रेश कंसीडरेशन उस एग्रीमेंट के अंदर ली गई हो, तभी वो रेक्टिफाई हो सकता है। अदरवाइज माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, वो रिवाइव नहीं हो सकता। सेकंड पर्सन इसके अंदर आते हैं अनसाउंड पर्सन। सेक्शन 11 में 3 पर्सन दिए गए हैं, माइनर, साउंड पर्सन, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सेकंड पर्सन आता है अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड के जो डेफिनेशन है कि कौन पर्सन साउंड माइंड कहलाएगा, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 12 में दी गई है। और सेक्शन 12 ये कहता है कि कोई भी पर्सन साउंड माइंड माना जाएगा अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और वो जानता है कि क्या इफेक्ट होगा मेरे एग्रीमेंट का, यानी वो वहां पर रेशनल जजमेंट कर सकता है, उसको कंसीक्वेंस मालूम है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा अगर वो ब्रीच करता है। फिर एक सिचुएशन अराइज होती है ल्यूसिड इंटरवल्स की। मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसा है जो इडियट है, और इसकी जो इडियोसी है ऐसी है कि कभी आती है कभी जाती है, यानी कुछ समय के लिए वो पागल रहता है और कुछ समय के लिए वो जो है ठीक हो जाता है। तो सेक्शन 12 में ये लिखा है कि जब कोई पर्सन जिस समय वो ठीक कंडीशन में चल रहा है, मान लीजिए यहां तक वो ठीक चला, फिर यहां पर उसमें गड़बड़ हो गई, फिर यहां पर ठीक चला वो, और फिर यहां पर गड़बड़ हो गई, और फिर यहां पर ठीक चला, तो सेक्शन 12 हमें यह समझाना चाहता है कि जब वो पर्सन सही कंडीशन में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और उसी के साथ एक चीज हम देखते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन गड़बड़ में रहता है, यानी अनसाउंड पर्सन है, और कुछ समय के लिए ठीक रहता है, फिर उसके अंदर क्या है, वो गड़बड़ से रहता है, फिर उसके अंदर ठीक रहता है। तो जिस टाइम पर वो अनसाउंड है, यानी वो ठीक नहीं चल रहा है, जिस समय पर वो पागल है, तो उस समय पर अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसी को हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब है कि ऐसा इंटरवल, ऐसा दो पीरियड्स के बीच में गैप जहां पर वो पर्सन ये दो चीजें कर सकता हो, अंडरस्टैंड कर सकता हो और वो जानता हो कि उसके इफेक्ट क्या होंगे। ये इसके अंदर बताया गया है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। एक केस का नाम है चको वर्सेस महादेवन, 2007 का केस है ये। इस केस के अंदर ये डिफाइन किया गया है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है और उसने बी के साथ एक सेल डीड साइन की, और जो बी पर्सन था वो एल्कोहलिक साइकोसिस नामक एक बीमारी से ग्रस्त था, यानी उसे वो बीमारी थी एल्कोहलिक साइकोसिस, यानी उसमें समझने की इतनी शक्ति नहीं थी। और यहां पर जो सेल हुई थी ये बहुत ही लो प्राइस पर हुई थी। तो यहां पर दो चीजें हमारे सामने आई, एक तो ये रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मीनिंग होता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ,
यानी कभी कभी चीजें अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन खुद बयान करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है कि इतना तो सेंस है तुम्हारे अंदर कि वो बच्चा है, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। या कोई मान लो कोई पागल पर्सन है, तो जब थिंग्स खुद अपने आप बोलें तो हम कहते हैं कि वहां पर खुद पता चलता है कि एक तो वेरी लो प्राइस है वहां पर, और प्लस एल्कोहलिक साइकोसिस बीमारी से वो ग्रस्त है। उसमें क्या देखते हैं फिर, नॉन एस्ट फैक्टम। और नॉन एस्ट फैक्टम का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन किसी सेल डीड को, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को, डॉक्यूमेंट को साइन कर देता है मिस्टेकनली, यानी उसे पता नहीं था, वो सोच रहा था कि वो ठीक प्राइस पे बेच रहा है जबकि वो लो प्राइस पर था। तो इसके अंदर हमें यह समझाया गया है कि कोई भी पर्सन अगर समझने के लिए कैपेबल नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके द्वारा बनाए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होंगे, वो वॉइड होंगे। थर्ड पर्सन आते हैं हमारे डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनको एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। उनमें आते हैं एलियन एनिमी, यानी कोई ऐसे पर्सन जो हमारे दुश्मन देश से हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। कन्विक्ट्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन जेल में चला जाता है उसको कहते हैं कन्विक्ट। अब वो अगर जेल में है, उसके साथ इंप्रिजनमेंट लगा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, तो वो ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकता जिससे उसकी फ्रीडम को एक तरह से आजादी मिल जाए। थर्ड पर्सन आते हैं इंसॉल्वेंट्स। इंसॉल्वेंट्स वो पर्सन होते हैं जिनों के ऊपर कर्ज की वजह से उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी है और अब उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कर्जदार हैं और कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, इनका दिवालिया निकल गया है। तो ऐसे लोग भी जो है कुछ प्रकार के एग्रीमेंट्स को नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये समझा कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं और सेक्शन 11 और 12 की क्या भूमिका है, क्या रोल है इन सब चीजों से कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंसेंट और फ्री कंसेंट किसको कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।